वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज सिग्नल एंड सिस्टम में हम स्टडी करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, एग्जिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to describe Fourier transform, you will be able to describe properties and existence of Fourier transform, you will be able to describe magnitude and phase representation of Fourier transform, you will be able to describe the phase and frequency spectrum of analog signal। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के वेटेज की बात करूं, एग्जाम में आप इस टॉपिक से लॉन्ग टाइप के, शॉर्ट टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के, बोथ न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरिकल प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हो। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की अदर टॉपिक्स या अदर सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंस की, तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपका है वो कंप्लीटली फोरियर ट्रांसफॉर्म पे डिपेंड करता है। कंप्लीटली एक्चुअली मींस कम्युनिकेशन का आप एक भी टॉपिक स्टडी नहीं कर सकते विदाउट स्टडीइंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी होती है और बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन आप सीखते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म में। फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सिग्नल सिस्टम में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ती है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमारा है, अगर मैं बात करूं फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में फोरियर ट्रांसफॉर्म मींस टाइम टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। मींस आप टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, टाइम टू फ्रीक्वेंसी। फोरियर ट्रांसफॉर्म की नीड क्या है हमारी? देखिए, अगर कहीं पर भी आपको किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में रिप्रेजेंट करने की नीड है, तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की नीड है बेसिकली। जैसे कि अगर आप बात करते हो कि अगर आपको किसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाना है या किसी सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है, तो बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए आपको उस सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको उस सिग्नल का क्या चाहिए? फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म XF या f ऑफ xt से आप रिप्रेजेंट करते हो, और इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है -∞ टू +∞ xt e की पावर -j2πft dt। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। यहां पर अगर मैं बात करूं सिग्नल xt जिसके लिए आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, तो वो सिग्नल xt आपका जनरली नॉन पीरियोडिक सिग्नल होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कैलकुलेशन आप नॉन पीरियोडिक के लिए करोगे, लेकिन लास्ट में मैं आपको फोरियर सीरीज कंसेप्ट का यूज करते हुए यह सिखाऊंगा कि आप कैसे पीरियोडिक सिग्नल के लिए भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही फोरियर ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करेंगे। नाउ यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो हमने फॉर्मूला लिखा है, अभी बेसिक फॉर्मूला जो हमने लिखा है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेकिन उस एग्जांपल को समझने से पहले या उस एग्जांपल को लेने से पहले एक पॉइंट और क्लियर होना चाहिए आपको कि आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है मींस f ऑफ xt, वो x ओमेगा से भी किया जा सकता है। दैट मींस -∞ से +∞ xt e की पावर -j⍵t dt। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ओमेगा में भी हो सकता है और f में भी हो सकता है। हम यहां पर क्या करेंगे, हम f का नोटेशन फॉलो करेंगे, और लास्ट में मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे आप f के आंसर को ओमेगा में रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो यहां पर f का नोटेशन xf और ये जो फॉर्मूला होगा ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को यूज करना मैं आपको लर्न कराऊंगा अभी एक एग्जांपल के थ्रू। तो जो हमारा एग्जांपल है xt इज इक्वल टू e की पावर -at ut।
तो इस एग्जाम्पल के लिए हमें यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, जिससे हम ये फॉर्मूला यूज करना भी सीख जाएंगे। देखिए यहां पर ये जो हमारा फॉर्मूला है एक्सएफ का, देखिए आपका जो सिग्नल है वो यूटी से मल्टीप्लाइड है। हमें पता है यूटी का काम क्या है, लिमिट डिसाइड करना। यूटी से मल्टीप्लाइड है तो लिमिट कहां से चालू होगी आपकी, जीरो से। सो जीरो टू इंफिनिटी एक्सटी की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर माइनस ए टी, ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। तो यहां पर जो एक्सएफ है आपका, देखिए जो ई की पावर्स हैं मल्टीप्लाइड में है, ठीक है ना, ई के दो टर्म आपस में मल्टीप्लाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे। तो ई की पावर माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और टी कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस जे टू पाई एफ डी टी। नाउ जो आपका एक्सएफ है आफ्टर इंटीग्रेशन, देखिए यहां पर ई की पावर माइनस ए प्लस जे टू पाई एफ, ई की पावर का इंटीग्रेशन सेम होता है आपका। नाउ डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, माइनस ए प्लस जे टू पाई एफ। लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो टू इंफिनिटी। नाउ एक्सएफ जब आप यहां पर लिमिट पुट करेंगे इंफिनिटी, तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी हमारा क्या होता है, जीरो, तो वो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ ई की पावर जीरो, ये क्या होता है, वन, लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट के पहले क्या लगता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर क्या आ गया, वन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ। तो ये हमने यहां पर आंसर कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन है और फॉर्मूले को हमें किस तरह से यूज करना है और फोरियर ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करना है, यह आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म जनरली हम पीरियोडिक सिग्नल के लिए या नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, यह भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब यहां पर अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम की, ठीक है ना, कोई भी आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हो, कोई भी आपका एनालॉग सिग्नल हो, तो आप कैसे एम्पलीट्यूड, फेज, मैग्नीट्यूड ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। तो आप देखिए यहां पर हमने जो अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है वही एग्जांपल हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी कैलकुलेट हुआ है, अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ एक्सएफ, ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। तो यही होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी भी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो क्या हो जाएगी, देखिए अगर इस मैग्नीट्यूड में मैं f की जगह माइनस एफ पुट करूं तो क्या होगा यहां पर, देखिए जब आप f की जगह माइनस एफ पुट करेंगे तो स्क्वायर है तो सेम रह जाएगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी हमारे लिए कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये सेटिस्फाई करता है इवन सिमेट्री। इवन सिमेट्री मींस, इवन सिमेट्री के लिए हमने क्या स्टडी किया है कि जब भी हम वेरिएबल की जगह माइनस वेरिएबल पुट करते हैं, अगर आंसर सेम आता है तो आप बोलते हो इवन सिग्नल है या इवन सिमेट्री सेटिस्फाई करता है। तो आप यहां पर कंक्लूजन क्या दे सकते हो कि मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सेटिस्फाई इवन सिमेट्री, जो आपने यहां पर प्रूफ किया है। क्लियर अच्छे से? तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए एम्पलीट्यूड के बारे में। और ये जो हमने अभी प्रूफ किया है वो एक एग्जांपल को लेकर किया है, लेकिन ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना। मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल के थ्रू हमने शो किया कि कैसे हमारा इवन सिमेट्री सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ अब अगर मैं बात करूं इसी एग्जांपल का यूज करके फेज स्पेक्ट्रम की, तो देखिए यहां पर जब आप फेज की बात करते हैं तो फेज आपका किस तरीके से होगा, आप देखिए एंगल ऑफ एक्सएफ। तो ये जो एंगल ऑफ एक्सएफ है आपका, देखिए फेज जब भी आपको निकालना होता है, आपको पता है कि x प्लस जे वाई का फेज क्या होता है, tan इनवर्स y बाय एक्स, ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है कॉम्प्लेक्स सिग्नल में। तो यहां पर देखिए a प्लस जे टू पाई एफ है, मतलब x प्लस जे वाई का फॉर्मेट है।
तो आप क्या लिखोगे, फेस tan इनवर्स y, मतलब इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय x रियल पार्ट। लेकिन यहां पर क्या है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सिग्नल है जो लिखा हुआ है a प्लस जे टू पाई एफ, वो डिनोमिनेटर में है। तो जब भी एंगल जिसका निकालना है वो पार्ट डिनोमिनेटर में हो तो आप सामने क्या लगाएंगे, ऑलवेज माइनस। ये एंगल कैलकुलेशन होता है बेसिकली आपका, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ एक्स एफ आया है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर मैं एक्स एफ में माइनस एफ कर दूं तो आप देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 पाई एफ अपॉन ए। तो आप देख सकते हैं जो एंगल ऑफ एक्स एफ है वो एंगल ऑफ एक्स माइनस एफ के इक्वल नहीं है, बट माइनस साइन के साथ इक्वल है। देखिए दोनों में सिर्फ एक माइनस साइन का ही फर्क है। तो अगर वेरिएबल की जगह माइनस वेरिएबल पुट करने से माइनस साइन के साथ सिग्नल्स इक्वल हो जाए, या जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो इक्वल हो जाए, तो कौन सी सिमेट्री सेटिस्फाई होती है हमारी, ऑड सिमेट्री। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि फेस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सेटिस्फाई ऑड सिमेट्री। तो बेसिकली इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो इवन सिमेट्री और ऑड सिमेट्री का। एम्पलीट्यूड आपका सेटिस्फाई करता है इवन सिमेट्री, और जो फेस है फोरियर ट्रांसफॉर्म का वो सेटिस्फाई करता है ऑड सिमेट्री। और ये भी एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, हर एक क्वेश्चन में वैलिड होगी आपके लिए। अब यहां पर जो हमने एग्जांपल देखा है उसी एग्जांपल को दोबारा हम यूज करेंगे और एक और सिमेट्री सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर यहां पर मैं इस एग्जांपल को दोबारा लिख लूं, जो हमारा आंसर आया है 1 अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ, तो अगर हम यहां पर x ऑफ कॉन्जुगेट f कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, 1 अपॉन ए माइनस जे टू पाई एफ। नाउ अब अगर हम x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस f कैलकुलेट करें, मींस f की जगह माइनस f रखें, तो 1 अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ हो जाएगा। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो आपका xf है वो x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस f के इक्वल है। और हमने ये भी स्टडी कर रखा है कि जब आप वेरिएबल की जगह माइनस वेरिएबल पुट करें और कॉन्जुगेट ले लें और अगर इक्वल आ गया वो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इवन कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ऑलरेडी आपने स्टडी कर रखा है, इवन कॉन्जुगेट। सो बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म विल सेटिस्फाई इवन कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर ये जो इवन कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी या इवन कॉन्जुगेट सिमेट्री सेटिस्फाई करेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये क्या हमेशा करेगा या कुछ सिचुएशन में करेगा, कुछ सिचुएशन में नहीं करेगा। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू तो हमें लग रहा है करेगा। जैसे देखिए मैंने आपको फेस और एम्पलीट्यूड के लिए क्या बोला, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ऑलवेज करेगा। लेकिन क्या ये जो इवन कॉन्जुगेट वाला है क्या ये हर एक एग्जांपल में करेगा? तो इसके लिए हमें एक और एनालिसिस करना पड़ेगा इस चीज को प्रूव करने के लिए। देखिए हमने जो यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। इस फोरियर ट्रांसफॉर्म की अगर आप डेफिनेशंस को ध्यान से देखो तो अगर मैं डेफिनेशन में एक्स ऑफ कॉन्जुगेट एफ लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स टी ई की पावर प्लस जे टू पाई एफ टी डी टी। नाउ अगर अब मैं माइनस एफ लूं तो ये वापस से आपका आ जाएगा एक्स टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। तो यहां से भी हमें यही लग रहा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी यही दिख रहा था और यहां से भी यही दिख रहा है, फॉर्मूले से भी। लेकिन क्या यहां पर कोई हिडन पॉइंट्स हैं जो हम मिस कर रहे हैं? यस, क्या है वो? देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपने क्या किया, ई की पावर में जे माइनस जे की जगह प्लस जे कर दिया या जे की जगह माइनस जे। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक्स टी भी कॉम्प्लेक्स होता तो इस एक्स टी में भी आप क्या करते, इस एक्स टी में भी आप जे की जगह माइनस जे पुट कर देते।
ठीक है। लास्ट स्टेप में जब आप f की जगह माइनस एफ पुट करते तो xt में तो f का कोई टर्म नहीं है, तो बस e की पावर में ही f की जगह माइनस एफ होता, जिसके कारण ये दोनों e की पावर तो सेम हो जाते। लेकिन xt चूंकि कॉम्प्लेक्स था, तो यहां पर मान लीजिए अगर xt 1 प्लस जे था, तो कॉन्जुगेट लेने के कारण अगर 1 माइनस जे हो गया, तो यहां पर भी 1 माइनस जे ही रहेगा लास्ट स्टेप में भी। तो फिर ये xf और x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एफ सेम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कंडीशन क्या है आपकी कि xt जो है आपका वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका रियल। तो xt शुड बी रियल, तभी आपका जो xf है वो E1 कॉन्जुगेट होगा, E1 कॉन्जुगेट सिग्नल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप E1 कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, xt शुड बी रियल। सो आई होप आपको ये जो सारी की सारी सिमिट्रीज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ अब यहां पर नेक्स्ट सिग्नल, मैं एक और सिग्नल आपके लिए लेने जा रहा हूं। सपोज करिए नेक्स्ट सिग्नल है आपका x1t। जिस तरीके से हमने फोरियर सीरीज में एक पूरी की पूरी सीरीज देखी थी क्वेश्चंस की, और उसके थ्रू हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिए थे, सेम फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी हमें यही करना है। तो देखिए x1t है आपका e की पावर at u ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो यहां पर जब आप कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो देखिए आपके पास क्या है, x1f। अब ये जो सिग्नल है आपका वो u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब क्या है कि सिग्नल आपका माइनस इंफिनिटी से जीरो तक है। तो आप लिमिट क्या रखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की, माइनस इंफिनिटी से जीरो। तो e की पावर at e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी। क्लियर अच्छे से? सो यहां पर ये जो आपका x1f है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से जीरो और e की पावर a माइनस जे 2 पाई एफ टी डिवाइडेड बाय a माइनस जे 2 पाई एफ। तो x1f e की पावर जीरो हमारा क्या होता है 1, तो 1 अपॉन a माइनस जे 2 पाई एफ, और e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है जीरो, तो ये आपका आ जाएगा x1f। तो यहां पर जो हमने ये कैलकुलेशन किया, xt और x1t में क्या रिलेशन है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो xt था e की पावर माइनस at ut, तो आप जब xt में t की जगह माइनस t कर रहे हैं तो आपको x1t मिल रहा है। तो सेम अगर आप f डोमेन में कंक्लूजन देखना चाहें तो यहां पर आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, वो होती है आपकी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी हमारी क्या है, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपका xf है तो x ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका x ऑफ माइनस एफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं e की पावर माइनस at ut का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट किया था xf 1 अपॉन a प्लस जे 2 पाई एफ, लेकिन जब हमने t की जगह माइनस टी किया तो e की पावर at u ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा क्या आया 1 अपॉन a माइनस जे 2 पाई एफ। तो इस तरीके से आप फर्स्ट प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड कर सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की। सो आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म की और इसका यूज जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा x2t। x2t में हम यहां पर लेने जा रहे हैं e की पावर माइनस at ut प्लस e की पावर at u ऑफ माइनस टी। तो जब आप इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो एग्जाम्पल है बेसिकली वो xt प्लस x1t है। तो यहां पर इंट्रोड्यूस होती है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी में
अगर आपका x1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x1f है और x2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x2f है, तो x1t प्लस माइनस x2t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा आपका, वो ऑलवेज होगा x1f प्लस माइनस x2f। तो यहां पर जब आप x2f लिखने के लिए जाएंगे, जो आपका सिग्नल है इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस जे टू पाई एफ प्लस 1 अपॉन a माइनस जे टू पाई एफ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस आंसर को जब आप लिखेंगे यहां पर एलसीएम लेकर, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन चूंकि यहां j है तो j स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर ऊपर क्या बचेगा, a माइनस जे टू पाई एफ प्लस a प्लस जे टू पाई एफ। तो ये जो आपका x2f है वो आपका आ जाएगा 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो यहां पर ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो आई होप आपको ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी और इसका यूज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस सीरीज पे जो हमारा नेक्स्ट सिग्नल है x3t, बेसिकली अगर हम इस सिग्नल की बात करें तो सपोज करिए अगेन लीनियरिटी प्रॉपर्टी ही हम यूज करने वाले हैं। अब मान लीजिए अगर हम इन दोनों सिग्नल को सबट्रैक्ट कर दें तब क्या होगा। तो सपोज करिए e की पावर माइनस ए टी यू टी है माइनस e की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी है। तो अगेन आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां पर x3f 1 अपॉन a प्लस जे टू पाई एफ माइनस 1 अपॉन a माइनस जे टू पाई एफ। तो यहां पर अगर हम इसका एलसीएम ले लें वापस से, तो डिनोमिनेटर तो आपका सेम हो जाएगा जो आपने अभी अभी लिखा है, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a माइनस जे टू पाई एफ माइनस a माइनस जे टू पाई एफ। तो यहां पर जो x3f है आपका वो आ जाएगा माइनस जे 4 पाई एफ अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहां पर x3f भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यहां पर जो हमने x3f कैलकुलेट किया है, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पर मैं x4t ले रहा हूं, जो कि क्या है आपका x3t, बट यहां पर मैं ले रहा हूं a टेंड्स टू 0। ठीक है, मींस मैं a, देखिए a क्या है आपका, कोई कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर मान लीजिए मैं a की वैल्यू 0 ले रहा हूं, तो होगा क्या, बेसिकली देखिए जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा है e की पावर माइनस ए टी यू टी माइनस e की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी का, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने क्या लिखा है, माइनस जे 4 पाई एफ अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब यहां पर अगर बोथ साइड में a की वैल्यू 0 करता हूं तो e की पावर 0 क्या होता है, 1। तो यू टी यू ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कितना हो जाएगा आपका, वो यहां पर आ जाएगा आपका, देखिए a की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे आप, ठीक है, तो ये बच जाएगा माइनस जे 4 पाई एफ 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका बन जाएगा। आप देख सकते हैं 4 पाई एफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस जे अपॉन पाई एफ, इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन जे पाई एफ। तो बेसिकली ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है कौन सा। तो अगर आप ध्यान से यहां पर देखते हैं इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को, तो ये जो सिग्नल है आपका xt,
बेसिकली देखिए वो है क्या, वो है आपका ut, ut मीन्स इस तरीके से आप बनाएंगे 1 माइनस u ऑफ माइनस टी। u ऑफ माइनस टी किस तरफ बनता है, लेफ्ट साइड, लेकिन सामने क्या है माइनस, तो कहां बन जाएगा, नीचे की तरफ। ऑलरेडी हम इस सिग्नल को स्टडी कर चुके हैं और इस सिग्नल को लिख भी चुके हैं, ut माइनस ऑफ माइनस टी क्या होता है आपका, ये होता है आपका सिग्नम टी। तो बेसिकली ut बनाया आपने, फिर u ऑफ माइनस टी को माइनस लगाया सामने, तो नीचे की तरफ बन गया। तो इससे मतलब क्या है हमारा, इससे हमारा मीनिंग ये है कि सिग्नम टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इनडायरेक्ट वे में हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया 1/j/f। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपने कैसे एक सीरीज बनाई और सीरीज बनाते बनाते आपने सिग्नम टी का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। सो आई होप ये जो सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट किया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ ये जो हमने पूरी सीरीज बनाई है वो सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि हम बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स देख सके। तो देखिए यहां पर मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने देखा xt e की पावर माइनस एटी ut, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा आया 1/a+j2πf। तो अगर आप इसको देखते हो e की पावर माइनस एटी ut, आपको बताया सिर्फ राइट साइड एक सिग्नल है, एक्सपोनेंशियल है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, हम बहुत बार देख चुके हैं इस सिग्नल को। तो ये तो ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा, बट हां ये रियल जरूर है क्योंकि इसमें j का कोई टर्म नहीं है। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन मैं आपको देने जा रहा हूं इन पूरी सीरीज वाले क्वेश्चन से कि जब भी आपका xt रियल हो एंड नाइदर इवन नॉर ऑड हो, तब xf जो है आपका, आप xf को देखिए, xf में जब आप f की जगह माइनस f पुट करते हैं तो आंसर क्या होगा 1/a-j2πf, इक्वल नहीं आ रहा, ना तो वो इवन होगा ना ही वो ऑड होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, xf इज नाइदर इवन नॉर ऑड। सेम कंसेप्ट आपका सेकंड क्वेश्चन के साथ भी जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, e की पावर at u ऑफ माइनस टी और x1f आपका क्या आया था 1/a-j2πf। तो दोनों ही क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि नाइदर इवन नॉर ऑड आपका xt था और दोनों ही क्वेश्चन में जो xf या x1f आया वो भी क्या था, नाइदर इवन नॉर ऑड। सेकंड कंसेप्ट अगर मैं देखूं, सेकंड कंसेप्ट में जो हमने x2t कैलकुलेशन किया है, x2t हमने क्या कैलकुलेट किया था, दोनों को ऐड किया था, e की पावर माइनस एटी ut प्लस e की पावर एटी u ऑफ माइनस टी। इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो सिग्नल है आपका, ये सिग्नल क्या इवन होगा या ऑड होगा। सबसे पहले तो देखिए यहां पर दो तरीके हैं हमारे पास देखने के, एक तो हम फिगर बना लें या दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि हम x2 ऑफ माइनस टी निकाल लें। तो जब आप x2 ऑफ माइनस टी निकालोगे तो कितना आएगा, e की पावर एटी u ऑफ माइनस टी प्लस e की पावर माइनस एटी u ऑफ टी। आप देख सकते हो दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। तो इससे ये तो प्रूव हो गया कि x2t क्या है आपका, इवन है। ठीक है, तो आप यहां से क्या लिखोगे, व्हेन xt इज रियल एंड इवन देन xf इज, देखिए जो आपका xf आया था इस सिग्नल के केस में वो आपका आया था 2a/a² प्लस 4π² f²। जब आप f की जगह माइनस f पुट करोगे तो आंसर सेम आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, xf इज ऑल्सो रियल एंड इवन। आप देख सकते हो कि आपके xf में j का कोई टर्म नहीं था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। नाउ यहां पर जो मैंने आपको अभी x2t बताया है उसका थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपको और करवाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर जो मैंने आपको x2t सिखाया है उसको देखिए रिप्रेजेंटेशन हम एक और तरीके से कर सकते थे। वो कैसे, देखिए
यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे मॉड की मीनिंग क्या होती है, तो मॉड की मीनिंग जैसे मैं बोलूं मॉड ऑफ एक्स लिखा मैंने, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आपने मॉड नहीं लिया होगा तो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता था या नेगेटिव भी हो सकता था। ठीक है, ये होती है मॉड की मीनिंग। तो मान लो अगर मैं इस सिग्नल को ऐसे लिख दूं, ये मेरा मान लो आंसर है, तो क्या ये सही आंसर है? इसे जस्टिफाई हम करते हैं। देखिए, मॉड ऑफ टी आपने लिखा है, अगर मॉड नहीं होता तो क्या होता? या तो माइनस या तो प्लस। अगर ये माइनस होता, टी माइनस होता, अगर मॉड नहीं होता तो टी माइनस होता, तो क्या होता? ये हो जाता माइनस माइनस प्लस, तो ये बनता ई की पावर ए टी। अब टी माइनस है, ये बात कौन दिखाएगा? टी की लिमिट जो है वो नेगेटिव है, ये बात कौन शो करेगा? ये बात सिर्फ और सिर्फ यूटी शो करता है। तो अगर टी नेगेटिव है तो आपको कौन सा यूटी लेना होगा? यू ऑफ माइनस टी। तो देखिए, यू ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाइड है यहां पर। अगर आपका टी जो है वो पॉजिटिव है, मॉड नहीं होता, टी पॉजिटिव होता, तो ये क्या हो जाता? ई की पावर माइनस ए टी। और टी पॉजिटिव है, इस बात को कौन शो कर सकता है? इस बात को शो कर सकता है यूटी। मीन्स अगर आप टी पॉजिटिव शो करना चाहते हो तो जो ई की पावर माइनस ए टी है उसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? यूटी से। ठीक है, तो ई की पावर माइनस ए टी यू टी प्लस ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। अब बात होती है कि या मीन्स या तो पॉजिटिव होता या तो नेगेटिव, तो मैं दोनों को ऐड क्यों किया? देखिए, जो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी या जब आपके पास अल्टरनेट होता है ना, या कंडीशन होती है, तो आप हमेशा ऐड करते हो। जब आपके पास कंपल्शन होता है कि ये होना ही चाहिए, तो आप हमेशा क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो यहां पर मॉड देने के पहले टी या तो पॉजिटिव होता या तो नेगेटिव, तो आप क्या करोगे? प्लस। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, या का इंग्लिश क्या होता है? और आप डिजिटल में जो और गेट पढ़ते हो वो क्या होता है? प्लस। तो वहां भी आप हमेशा प्लस ही यूज करते हो। तो और या अल्टरनेटिव के लिए ऑलवेज आपको प्लस यूज करना है। जो जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सबको आपको प्लस कर देना है। तो देखिए, ये बहुत एक स्टैंडर्ड सिग्नल है, ई की पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी। इस स्टैंडर्ड सिग्नल को आगे भी जाकर हम बहुत सारे लेक्चर्स में डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये स्टैंडर्ड सिग्नल आपको हमेशा माइंड में रखना है। और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, और हमने ये भी प्रूव कर लिया है कि ये जो सिग्नल है आपका वो क्या है? रियल एंड इवन फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में, और साथ ही साथ टाइम डोमेन में भी क्या है? रियल एंड इवन है। क्लियर है अच्छे से? नाउ जो थर्ड कंक्लूजन हमें इस पूरी सीरीज से मिलता है वो क्या मिलता है? आप x3t वाला एग्जांपल देख सकते हो। x3t वाला जो एग्जांपल था हमारा, उसमें क्या था हमारा? e की पावर माइनस ए टी यू टी माइनस ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो ये एग्जांपल और था कि इवन, अगर मैं यहां पर t की जगह माइनस टी पुट करूं तो ये क्या मिल जाएगा? e की पावर ए टी यू टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी यू टी। तो पहला मेरा है e की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, दूसरा है e की पावर माइनस ए टी यू टी। अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये किसके इक्वल आ रहा है? मेरा x ऑफ 3t के। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि x ऑफ 3t इक्वल है आपका माइनस एक्स ऑफ 3 माइनस टी। दैट मीन्स ये आपका सिग्नल क्या है? x3t ऑड सिग्नल है। तो यहां पर इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था x3f, वो हमारा क्या आया था? माइनस जे 4 पाई एफ अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था यहां पर, वो भी आपका इमेजिनरी है। देख सकते हो आप यहां पर इमेजिनरी है, और वो भी आपका ऑड भी है। ऑड क्यों है? देखो आप, अगर आप x3 ऑफ माइनस एफ पुट करते हो तो आप देखो यहां f माइनस जब करोगे न्यूमरेटर में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन डिनोमिनेटर में एफ स्क्वायर होने के कारण कोई चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हो x3f और x3 माइनस एफ में सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है, बाकी सेम है। तो आपका क्या है? ऑड है। और साथ ही साथ इमेजिनरी है क्योंकि j के साथ मल्टीप्लाइड है और कोई भी रियल टर्म नहीं है फिर। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कंक्लूजन? कि जब भी आपका xt रियल एंड ऑड होगा तो आपका जो xf है वो क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड। तो इस तरीके से आप यहां पर कंक्लूजन लिख सकते हो।
और जो आपने सिग्नम टी देखा है, सिग्नम टी भी आपको पता है ऑड है, और उसके लिए भी अगर आप चेक करोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/j/f वो भी आपका ऑड था, और क्या था आपका, इमेजिनरी था। तो इस तरीके से आप सारे के सारे यहां पर कंक्लूजन्स दे सकते हो इस सीरीज का यूज करके जो मैंने आज आपको सिखाई है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे कंक्लूजन्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और आपने ये भी रियलाइज कर लिया होगा कि ये सारे कंक्लूजन्स बिल्कुल सेम है जैसा आपने फोरियर सीरीज में स्टडी किया था। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन देखी, हमने ये देखा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जनरली नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी लाइक लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लाइक टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ हमने 4 to 5 क्वेश्चंस के फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किए, और उन क्वेश्चंस का यूज करके हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स डिराइव किए। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे।